बच्चों हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, अपवाह। और आज इस अपवाह चैप्टर का ये आखिरी भाग है। जी हाँ बच्चों, हमने 6 वीडियो इसके बना लिए हैं, 6 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और उनके उपविभाजन को पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने झीलों के बारे में पढ़ा, झीलों के महत्व के बारे में पढ़ा। आज बारी आ गई है नदियों का हमारे जीवन में यानी कि अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा महत्व है। तो आज का जो हमारा भाग है इसका संख्या है 7 और आज हम पढ़ेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो बच्चों, जो नदियाँ होती है वो किसी भी मानव के लिए उसकी जीवन रेखा के समान होती है। जल बिन सब सून, यानी कि जल जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए यदि हम देखें तो जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है जहाँ पर मरुस्थल का विस्तार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि वहाँ पर जल का अभाव है। और बच्चों, यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर पल्लवित हुई है, नदियों के किनारे। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो उसका विकास कहाँ हुआ है, सिंधु नदी के किनारे पर। और यदि आज भी हम उत्तर भारत के मैदान को देखते हैं जहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, गंगा नदी, यदि उस मैदान की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि वो भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और वहाँ पर इतना ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व क्यों है, क्योंकि वहाँ पर नदियों के द्वारा लोगों को पोषण मिलता है, यानी कि नदियाँ उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है और उपजाऊ क्षेत्र में व्यक्ति रहना पसंद करते हैं। तो नदियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वो हमारे दैनिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो औद्योगिक इकाइयाँ हों, हम जल के बिना अपना काम नहीं चला सकते हैं। तो बच्चों, आप अपना पेन, नोटबुक और बुक और एटलस हमेशा अपने साथ में रखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय है और हम उसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एटलस हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। तो बच्चों, आप लिखना शुरू करेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, संपूर्ण मानव इतिहास को नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। यानी जहाँ जहाँ पर नदियाँ होती है वहाँ पर व्यक्ति क्या करना पसंद करता है, अपना निवास स्थान बनाना पसंद करता है। यदि आज भी हम देखें तो गंगा नदी के किनारे भारत के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और कोलकाता नगर जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यानी बड़े बड़े नगर किन के किनारे पर स्थित होते हैं, नदियों के किनारों पर स्थित होते हैं। तो लिखेंगे आप इसे, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पल्लवित हुई है, सिंधु नदी के किनारे पर। उसी प्रकार नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए नदियों का जल हमें चाहिए, जैसे दैनिक कार्य में, पेयजल में, सिंचाई, उद्योग, जल विद्युत और नौकायन के लिए हमें नदियों के जल की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु लिखेंगे बच्चों, यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर पनपी है, नदियों के किनारे पर। बच्चों, हम राजस्थान राज्य के निवासी हैं और राजस्थान में भी ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। यदि मैं बात करूं कोटा शहर की तो कोटा शहर कहाँ बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे पर। आप मेरे साथ साथ इस सूची को बनाते रहिए। उसी प्रकार जो झालावाड़ शहर है वो काली सिंध नदी पर बना हुआ है और जो चित्तौड़गढ़ है मेवाड़ की राजधानी, याद आया आपको, ये बेड़च नदी पर स्थित है। टोंक शहर बनास नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे स्थित है और सवाई माधोपुर भी बनास नदी के किनारे ही स्थित है। तो बच्चों, ये तो थी राजस्थान के उन शहरों की सूची जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब हम बात करेंगे नदी के प्रदूषण की। बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि नदियाँ हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। चाहे अनचाहे हम नदियों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं जिससे कि नदी का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। बच्चों, उदाहरण के लिए बात करते हैं अपने ही शरीर की। यदि हम
साधारण सर्दी और जुकाम हो जाता है तो हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, चाहे वो घरेलू नुस्खों से हो, चाहे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर से। लेकिन यदि हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो फिर तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। उसी प्रकार नदियों में भी प्रदूषण का जो स्तर है नदियाँ मैनेज कर लेती है, यानी उनके अंदर एक क्षमता होती है स्वतः स्वच्छीकरण की। नदियों को थोड़ा बहुत प्रदूषित करेंगे तो नदियाँ अपने स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता से, अर्थात नदियों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने आप को स्वच्छ करने की, वो उसको समाहित कर लेती है प्रदूषण को और अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन यदि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं तो नदियों की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता खत्म हो जाती है और वो प्रदूषित हो जाता है। और जब नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है तो हमारा भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि हम भी जल कहाँ से पिएंगे, नदियों के जल से ही पेयजल हमें प्राप्त होगा। इसीलिए बच्चों, हमें नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे ही स्वास्थ्य पर आता है। और ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो बच्चों नोट करेंगे नदियों के प्रदूषण के बारे में। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। यानी प्रत्येक क्षेत्र में आपको पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जल की भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा मांग हो जाने के कारण इसकी गुणवत्ता को नेगेटिव रूप से ये प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इनका आयतन भी घटता जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जल से नदियों से हम बहुत ज़्यादा जल प्राप्त कर रहे हैं, तो नदियों का जो आयतन है वो कम हो रहा है और उस कम आयतन वाली नदी में क्या कर रहे हैं, प्रदूषित जल को वापस भेज रहे हैं, तो नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। दूसरी तरफ उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरा नदी में मिलते रहते हैं, तो क्या होगा, नदी और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की कौन सी क्षमता, स्वतः स्वच्छीकरण की जो क्षमता है उसको भी प्रभावित करती है। यानी जो नदी तंत्र अपने आप को स्वतः ठीक कर रहा था अब वो नहीं कर पाएगी। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर लेता है। तनु का अर्थ क्या है, डाइल्यूट, यानी कि जो प्रदूषण है उसको वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको क्षीण कर लेता है प्रदूषण को। लेकिन यदि ज़्यादा प्रदूषण कर दिया तो फिर उसकी ये क्षमता समाप्त हो जाएगी। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा नहीं हो पाता है और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। बच्चों, नदियों को किसने बीमार किया, हमने, यानी नदियों में प्रदूषण का स्तर किसने बढ़ाया है, मानव ने। तो नदियों को ठीक करने का कार्य भी किसका है, मानव का ही है। यानी कि यह हमारा दायित्व बन जाता है कि हम नदियों को ठीक करें। इसीलिए बच्चों सन 1985 में गंगा एक्शन प्लान को लाया गया और वर्ष 1995 में NRCP यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान को लाया गया। और इस प्लान के अंतर्गत जो भारत की नदियां हैं, स्पेशली जो गंगा नदी है, उसके प्रदूषण को कम करना, उसके जल को स्वच्छ करना और संरक्षण पर बल दिया गया। तो लिखेंगे बच्चों, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1985 में हुआ और क्या कहा, गंगा एक्शन प्लान, जी गंगा, ए एक्शन और पी प्लान। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसे हमने NRCP कहा, के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। यानी वो नदियाँ जहाँ बाढ़ आती है उन नदियों के जल को कहाँ पहुँचाया जाए, जहाँ पर पानी की कमी है। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है
और एनआरसीपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? नदियों के जल में प्रदूषण को कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार करना। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।